कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मृदा सौरीकरण पर तकनीकी जानकारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की उन्नत प्रजातियों पर जानकारी। सूकरों में टीकाकरण पर वैज्ञानिक जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा अपने खेतों में लगाई जाने वाली फसलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक फसलों से उत्पादन लें, और यह तभी संभव है जब हमारी फसल स्वस्थ हो। लेकिन मृदा में पड़े वर्षों पुराने खरपतवारों के बीज, रोगजनक एवं कीट के अंडे नर्सरी अवस्था में फसल पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे हमें एक स्वस्थ नर्सरी प्राप्त नहीं हो पाती। अतः किसान भाइयों, सोलराइजेशन तकनीक को प्रयोग में लाकर स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिस पर जानकारी लेते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण या कहें सॉइल सोलराइजेशन भूमि शोधन करने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया से हम मृदा में उपस्थित नाशी जीवों का काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, और यह छोटे स्तर या छोटे क्षेत्रफल के लिए काफी उपयोगी है। इस विधि में पौधशाला में जहां पौध उगाना चाहते हैं, धान, फूल इत्यादि की नर्सरी इस विधि से उपचारित कर काफी हद तक नर्सरी में भूमि जनित रोगों, कीटों तथा खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस गर्मी के मौसम में जहां मई-जून माह में सबसे उच्च तापक्रम होता है, इस विधि में भूमि पर पॉलीथीन बिछाकर हम तापमान नियंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जिस भूमि पर नर्सरी उगानी है उसे पहले अच्छी प्रकार जुताई कर समतल कर लेते हैं तथा क्यारियां बनाकर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर सिंचाई कर गीला कर देते हैं, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके उपरांत पारदर्शी 200 गेज की पॉलीथीन या काली पॉलीथीन की चादर से ढककर चारों तरफ किनारे से मिट्टी से दबा देते हैं, ताकि पॉलीथीन के अंदर से हवा तथा वाष्प बाहर न निकल सके, जिससे 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और इसमें लगभग 45 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहे और भूमि में रहने वाले रोगजनक हानिकारक कीट, अंडे, खरपतवार इस तापमान पर मर जाते हैं। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण की यह प्रक्रिया अप्रैल माह से लेकर 10 जून तक की जा सकती है, क्योंकि इस समय वातावरण का तापमान अपनी अधिकतम स्थिति में होता है।
जिसके फलस्वरूप इसमें उगने वाली नर्सरी का भूमि जनित रोगों एवं कीटों से काफी हद तक बचाव होता है। आवश्यकता अनुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलीथीन की चादर हटाकर मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं और फिर बीज की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप 4 से 6 सप्ताह से अधिक दिनों तक पॉलीथीन रखते हैं तो इसमें कठिनतम रोग, कीट व खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इसमें नहीं नियंत्रण होने वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से नागर मोथा, दूब घास आदि का नियंत्रण इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जहां पर मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वहां आप जुताई नहीं करेंगे। यदि आप जितनी अधिक जुताई करेंगे इस प्रक्रिया का फायदा उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पर हमेशा डिबलिंग या सीड ड्रिल विधि के द्वारा बुआई करना चाहिए। मृदा सौरीकरण के जो परिणाम देखे गए हैं उसमें फसलों के उत्पादन में 60% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अतः अगर किसान भाई मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आगे आने वाले 3-4 वर्षों तक उस क्षेत्र पर उगाई गई नर्सरी को कीट रोग मुक्त रख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई मृदा सौरीकरण प्रक्रिया को अपनाकर आप रोग मुक्त, कीट मुक्त, खरपतवार मुक्त स्वस्थ नर्सरी पौध प्राप्त कर आप अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। प्रदेश के किसान भाई अब खरीफ फसलों की खेती की तैयारी में लग गए हैं और क्षेत्रानुसार विभिन्न फसलों के बीजों की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि खरीफ में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की फसल ली जाती है, ऐसे में किसानों के सामने उन्नत बीजों का चयन एक चुनौती बनकर सामने आता है। इसी समस्या के समाधान हेतु आज आपको मिलवाते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में विकसित धान की उन्नत प्रजातियों पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आपको कौन सा धान लगाना है, आपको मोटा धान लगाना है या बारीक धान लगाना है, तो इसमें जो है प्रजाति हैं मोटे धान की अलग और बारीक धान की अलग। तो इसके लिए आपको पहले चुनना होगा कि किस तरह का आपको धान लगाना है। तो इसमें जो है हमारी पंत सुगंध धान 15 प्रजाति जो है उसकी उपज क्षमता 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि बारीक धान है और सुगंधित भी है। और इसी प्रकार से एक वैरायटी है पंत सुगंध धान 17, जो कि हमारे यहीं पंतनगर से ही विकसित की गई है। उसकी भी उपज 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। मोटा धान लगाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 3 प्रजाति हैं जो कि पंतनगर से विकसित हैं। पंत धान 19, पंत धान 18 एंड पंत धान 24, जो कि मोटे धान की प्रजातियां हैं और इनकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है तीनों की, और मोटे धान में उपलब्ध है। बल्कि पंत धान 18 जो है उसका दाना जो है मध्यम पतला है। संकर धान में प्रजातियां जो कि हमारे पास हैं 2 प्रजाति हैं। एक पंत संकर धान 1, जो कि जल्दी पकने वाली किस्म है, वो करीब 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो उसकी उपज क्षमता 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी है पंत संकर धान 3, जिसकी उपज क्षमता लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और वो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इन बीजों को बोने के लिए आप पंतनगर से ये प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कि BSPC पंतनगर बीडर्स सीड प्रोडक्शन सेंटर पंतनगर पर उपलब्ध हैं तथा NEBCRC क्रॉप रिसर्च अनुसंधान केंद्र पर भी ये प्रजातियां उपलब्ध हैं तथा इनका बीज आप उपलब्ध कर सकते हैं। समय से बोने के लिए आप जो है इसका बीज प्राप्त कर लें समय से ही, मई में इसका बीज प्राप्त कर लें। और इनका जो बोने का समय है, उपयुक्त समय जो है
प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह जून का, इसमें आप इन सभी वैरायटियों को बो सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। तरक्की की तस्वीर हमारी राजधानी, आते हैं यहाँ लाखों हर रोज, करते हैं समाधानों की खोज। सूबे के विकास के यहाँ होते हैं अहम फैसले, यहाँ के फैशन की चकाचौंध, लग्जरी लाइफस्टाइल के जलवे, होती है जिस पर सबकी नजर। राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर, राजधानी से रात 8 बजे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में किसान भाई आजकल सूकर पालन का सह व्यवसाय भी कर रहे हैं और उनमें बरसात के मौसम में अनेक बीमारियों का संक्रमण होता है। इन बीमारियों का प्रकोप होने पर सूकरों में मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है। अतः इन बीमारियों से बचने के लिए समय से टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। अतः बात आती है सूकरों में टीकाकरण कब कराएं तथा क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसकी जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल। सूकर में होने वाली 2 बीमारियां जिनका की टीकाकरण होता है, इनके बारे में बताऊंगा। तो ये 2 बीमारियां किसान भाई सब जानते हैं कि सूकर पालन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गला घोटू और दूसरा सूकर ज्वर, जिसको क्लासिकल स्वाइन फीवर कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण होता है। और इस बीमारी का कोई खास समय नहीं निर्धारित होता है, ये किसी भी समय हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। और इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो जानना किसान भाइयों आपके लिए ज़रूरी हैं। इस बीमारी से ग्रसित जानवरों में बुखार बहुत तेज आएगा। दूसरा, जानवर के लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, जानवर ग्रंटिंग करेगा और उसके बाद धूप में रहना पसंद नहीं करेगा, रोशनी में रहना पसंद नहीं करेगा, अपने हुड से जो है मिट्टी को खोदेगा। नर्वस सिम्टम भी मिलते हैं, कभी कभी पागल जैसा बर्ताव करने लगेगा। तो ये सब इसके लक्षण हैं किसान भाइयों। और जो गर्भित पशु है वो बच्चा डाल सकता है। किसान भाइयों, इस रोग का ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जानना जरूरी है कि फैलता कैसे है। तो किसान भाइयों, ये इस रोग के जो विषाणु हैं वो मल, मूत्र और जितने भी शरीर के स्राव हैं, नाक, कान, मुंह, जिन चीज़ों से भी लार इत्यादि, हर स्राव में इसके विषाणु होते हैं। यही नहीं किसान भाइयों, इसका विषाणु माँ से बच्चे में भी आ सकता है। तो ये बीमारी बहुत ही घातक है। तो मैंने जैसे कि बताया, इसीलिए इसमें स्टिल बर्थ, जिसको कहते हैं मरे हुए बच्चे का जन्म लेना, तो वह भी देखने को मिलता है। तो ये बीमारी के प्रमुख अवयव हैं, इनका आप ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि विषाणु जनित जो रोग हैं, इनका इलाज नहीं होता कि किसान भाइयों, इनका बचाव होता है। तो किसान भाइयों, यदि पहले आपने सुकरियों को पहले से टीकाकरण करवा रखा है तो उसके बच्चों में 3 महीने बाद टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक उसके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। वो इसलिए 3 महीने के बाद अवश्य टीकाकरण करवा लें। किसान भाइयों, जो दूसरी बीमारी है सूकर में जो होती है वो है गला घोटू।
गला घोटू जैसा कि गाय भैंसों में होता है उसी प्रकार से इसमें भी गलघोटू होता है, और इसमें गले के नीचे सूजन आ जाना, चकत्ते पड़ जाना, खुजली होना, ये सब, और बुखार, अत्यंत तेज बुखार का होना, लार गिराना, कभी कभी दस्त का होना। तो ये जानवर आपका एक जगह जनरली हर्ड से अलग होके एकांत में बैठना पसंद करता है, आलसी सा दिखता है, उठना नहीं चाहता है। तो ये सब इस जानवर के, इस बीमारी के लक्षण हैं। जनरली बरसात के सीजन में ये बीमारी देखने को मिलती है, इसलिए बरसात से पहले इस बीमारी का टीका करवा लें, जिसको गलघोटू कहते हैं। तीसरी बीमारी किसान भाइयों, जैसा कि आपको गाय भैंस में देखने को मिलती है उसी प्रकार से इसमें मिलती है, वो है FMD, जिसको कि खुरपका मुंहपका कहते हैं। तो इसमें ये बीमारी इसमें भी भयावह रूप में होती है, इसके टीके उपलब्ध हैं। यह बीमारी अत्यंत अधिकांशतः जाड़े में देखने को मिलती है, तो इसका टीकाकरण जाड़े के पहले करवा लें। जनरली इन दोनों बीमारियों का, गलघोटू और इन बीमारियों का 6-6 महीने में रिकमेंडेड है, हर 6 महीने में टीकाकरण करवा लेना चाहिए। किसान भाइयों, सूकर पालन एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है। इसमें बहुत सारे सूकर आप एक साथ पालते हैं। यदि एक जानवर को बीमारी हुई तो सारे साफ हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बीमारी आने से पहले आप बचाव का तरीका ढूंढें, क्योंकि विषाणु जनित रोग जो हैं इनका कोई उपचार नहीं होता। इसका सिर्फ टीकाकरण ही जो है इसका इलाज है, इसका बचाव ही उपचार है। तो इसलिए समय से टीकाकरण कराएं, अपने पशुओं को सुरक्षित रखें और लाभान्वित रहें। आंवला की बागवानी अपने राज्य प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर सहित कई राज्यों में की जाती है। अभी इसके फल वृक्षों पर पुष्पन आ रहे होंगे और यह अवस्था आने वाले समय में उत्पादन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आप किन किन प्रबंध कार्यों को आंवले के बाग में संपादित करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस मुखर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में आंवले में फूल लग गए थे, और इस समय जो है आंवला में फल लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे काले दाने के रूप में है। करीबों में इसका जो भ्रूण होता है फलों का, या फल मान लीजिए, वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। और जब बारिश होती है उसके बाद में इसमें एक काइनेटिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, और धीरे धीरे फलों का आकार भी, साइज भी बढ़ जाता है। तो फूल आते हैं उस समय कई बार फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है, तो आप लोग जो है उस समय हल्की सिंचाई करें, ज्यादा पानी नहीं दे, नहीं तो आपके फूल झड़ जाएंगे। फिर भी फूल झड़ने की समस्या अगर बनी रहती है तो उस समय हम Na नामक हार्मोन, नैप्थेलिन एसिडिक अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं। इस हार्मोन का छिड़काव 50 से 100 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के फिर उसका छिड़काव करें। बाजार में प्लानोफिक्स नामक दवा मिलती है, तो प्लानोफिक्स दवा 4.5 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं पूरे पेड़ पे, तो उससे फूलों का झड़ना रुक जाएगा। किसान भाई, एक विशेष बात पे और ध्यान रखें कि जिस समय फूल आ रहे हैं या फल लग रहे हैं उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के, कोई भी कीटनाशी दवा जो कि आपके जो परागण कर रहे हैं ऐसे कीड़ों को मार दे। जैसे आपके मधुमक्खी है या ततैया है, इनसे परागण होते हैं, ये नर फूल से मादा फूल में जाके बैठते हैं, तब परागण होता है और फल वृक्ष में फल लगते हैं। तो उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के या कीटनाशी दवाई नहीं छिड़के जिसके कारण से ये जो परागण करने वाले कीट है ये खत्म हो जाए, तो आपके फलत कम बैठेगा। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा इस समय फल लगे हैं और गर्मी भी काफी है, तो ये ध्यान रखें कि नियमित रूप से आप सिंचाई देते रहे। ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 दिन सिंचाई बिल्कुल नहीं करें और फिर एकदम से भारी सिंचाई कर दे, तो उसमें भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए फल लगने के बाद आप नियमित रूप से सिंचाई करें। जैसे ही बारिश होगी और फलों के अंदर काइनेटिक नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो फलों का आकार बढ़ेगा और आप अक्टूबर या नवंबर में जाके नवंबर के महीने में फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई, जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए
और उसके बाद में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिसमें बोरोन की मात्रा अवश्य रहे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्यतया लोहा, जस्ता, तांबा, बोरोन, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। इनका घोल, मिश्रित घोल बाजार में तैयार मिलता है। उसका छिड़काव आंवले के पौधे में 2 से 3 बार करें। एक बार फल लगने से पहले, एक बार फल जब मटर के दाने के बराबर हो जाए और एक बार फल जब बड़े हो उस समय जरूर इसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव के लिए 5 से 7 मिलीलीटर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल है उसको 1 लीटर पानी में घोले प्रति लीटर पानी के दर से और फिर इसका छिड़काव करें। उससे फलों में जो अंदर से पीलापन हो जाता है या फलों के झड़ने की जो बीमारी है उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलती है। फल झड़ना कम हो जाता है और दूसरे जो फलों के बीमारी होती है उसमें भी कमी आती है। तो इस तरह से किसान भाई जब फूल लगे तो अधिक पानी नहीं दें और जब फूल आ रहे हो या फल लग रहे हो उस समय ऐसे कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करे जिससे कि मधुमक्खी या ततैया खत्म हो जाए। तीसरी बात, सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल जो है 2 से 3 बार पूरे साल में, पूरे वर्ष में अवश्य किसान भाई करे तो आंवले के पौधे से अधिक उपज ले पाएंगे और जो भी समस्या है फूल झड़ने की या फल झड़ने की उसमें काफी हद तक रोकथाम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे।